बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आज का लेक्चर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे कंसिस्ट करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने से पहले व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी क्या है, रेडिएशन, इनको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन क्या चीज़ है बच्चों, याद रखें, थर्मल रेडिएशन जो है वो एक्चुअली वो रेडिएशन है, वो एनर्जी है जो कि किसी भी बॉडी से टेम्परेचर की वजह से इमिट होती है। तो थर्मल रेडिएशन जो है वो रेडिएशन है, वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी से टेम्परेचर की वजह से इमिट होती है। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी अगर उसका टेम्परेचर है तो डेफिनेटली वो जो रेडिएशन इमिट करेगा, रेडिएशन जो होगा वो थर्मल रेडिएशन होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चूँकि हमारा टेम्परेचर भी है 37 सेंटीग्रेड, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है वो भी मुसलसल रेडिएशन इमिट कर रही है। और ये रेडिएशन जो है बच्चे याद रखें, ये रेडिएशन जो है ये एक्चुअली इंफ्रारेड रीजन में आता है। क्लियर? तो ये जो रेडिएशन है जो कि हमारी बॉडी हमारे टेम्परेचर की वजह से इमिट करता है, तो ये रेडिएशन जो है इसको हम इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं थर्मल रेडिएशन की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय ऑब्जेक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर और कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। क्लियर? आपको स्क्रीन में ये जो नेल नज़र आ रहा है, द ग्लोइंग बोल्ट इन दिस पिक्चर, एक्चुअली जैसे जैसे आप इसको हीट अप करेंगे वैसे वैसे बच्चों इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वैसे वैसे जो रेडिएशन इससे इमिट होंगी वो एनर्जेटिक बनती जाएंगी। एनर्जेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? एनर्जेटिक रेडिएशन का मतलब ये है कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो ये आपको विजिबल रीजन में देखना शुरू हो जाएगा। आपको ये बाकायदा फील होगा कि जो वेवलेंथ है वो एक्चूली विजिबल रीजन में आ जाएगा। हम अगर घर में देखें और चूल्हे पे हम किसी भी बर्तन को रख देते हैं और थोड़े से टाइम के बाद हम चूल्हे को देखें तो वहाँ पे जो आयरन रॉड्स लगे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के चूल्हों पे, तो वो हमें मुख्तलिफ़ जो रंग्स है, रंग कलर है, रेडिश कलर जो है वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ग्रेजुअली हाई राइजिंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो वैसे वैसे जो एनर्जेटिक रेडिएशन इमिट हो रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होता है, और वो हमें जो है वो विजिबल रीजन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। हम आज के लेक्चर में थर्मल रेडिएशन पढ़ चुके हैं। थर्मल रेडिएशन वो रेडिएशन है जो कि कोई भी बॉडी टेम्परेचर की वजह से इमिट करता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय any object, and that is actually due to their temperature, so that is known as actually thermal radiation. ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी वो बॉडी है बच्चों, याद रखें, जो कि हर किस्म के रेडिएशन को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करता है बल्कि एज वेल एज इमिट करता है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो कि तमाम रेडिएशंस को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करता है बल्कि एज वेल एज इमिट करता है। हर वो बॉडी, ब्लैक बॉडी, जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के मुकाबले में कम हो तो वो तमाम किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। हर वो ब्लैक बॉडी जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के मुकाबले में ज़्यादा हो तो याद रखें वो तमाम रेडिएशंस को क्या करेगा? इमिट करेगा। तमाम रेडिएशन से मुराद जो है वो ये है कि जो फ्रिक्वेंसी वहाँ से इमिट हो रही है तो वो फ्रिक्वेंसी, उसमें जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो इंतहाई ज़्यादा होगी। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा या एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, एक वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी को इमिट करेगा। स्क्रीन पे आपको एक ब्लैक बॉडी नज़र आ रही है। ब्लैक बॉडी जो है उसको हमने कैविटी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमारे पास है नहीं, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं बच्चे याद रखें ये कैविटी है। यहाँ से लाइट जो है वो नज़र आ रहा है कि लाइट इंटर हो जाती है
और इंटर होने के बाद वो मुसलसल रिफ्लेक्शन के बाद एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। तो ये जो जगह है आपको ये बच्चे याद रखें ब्लैक नज़र आएगा। क्लियर? इसका मतलब है कि आप अगर किसी भी ऐसी जगह को, किसी भी कमरे को आप इंतहाई दूर से देख रहे हैं तो जो कमरे का ओपनिंग होगा बच्चे वो आपको ब्लैक नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसके करीब आएंगे तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट आपको नज़र आएगी जिससे वो आपको कलरफुल नज़र आएगा। लेकिन ब्लैक बॉडी को हम समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें लाइट इंटर होने के बाद, लाइट पड़ने के बाद तमाम लाइट को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और हाँ बवक्त ज़रूरत तमाम लाइट को वो एमिट भी करता है। क्लियर बच्चों? चले अब ज़रा आते हैं और देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स को वो कौन सा मसला था जिसकी वजह से क्लासिकल फ़िज़िक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया। वो कौन सा मसला था जिसके बाद क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया। तो चले देखते हैं कि क्लासिकल फ़िज़िक्स क्यों का जो ग्राफ है, प्रैक्टिकल ग्राफ, क्लासिकल फ़िज़िक्स इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया। क्लासिकल फ़िज़िक्स इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया। यहाँ पे बचे है वेवलेंथ, वेवलेंथ। क्लियर? ये है वेवलेंथ। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जो है ये इंटेंसिटी है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पे जो है ये वेवलेंथ है। वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पे वेव है। क्लियर? अब क्लासिकल फिज़िक्स इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में क्यों नाकाम हो गया? क्लासिकल फिज़िक्स को क्या मसला था जिसकी वजह से क्लासिकल फिज़िक्स इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में टोटली नाकाम हो गया? क्लासिकल फिज़िक्स इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में टोटली नाकाम क्यों हुआ है? चले इस चीज़ को देखते हैं कि क्लासिकल फिज़िक्स इस ग्राफ को क्यों एक्सप्लेन करने में नाकाम हुआ है। तो चले मैं आपको समझाता हूँ कि क्लासिकल फ़िज़िक्स इसको एक्सप्लेन करने में क्यों नाकाम हुआ है। ठीक है बच्चे? तो ये रहा, सबसे पहले आपने समझना है इंटेंसिटी को। इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इंटेंसिटी क्या चीज़ है? इंटेंसिटी हम जानते हैं कि ये बराबर है, इंटेंसिटी इज़ एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बच्चे ये ग्राफ किरचॉफ ने प्रैक्टिकली स्टडी किया था, लेकिन क्लासिकल फिज़िक्स को इस ग्राफ की समझ नहीं आ रही थी। ये है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम डिफ़ाइन करते हैं क्लासिकली इंटेंसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर? ये है आपके पास इंटेंसिटी की डेफिनेशन। क्लियर? ओके। अब अगली बात, अगर एनर्जी इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी। क्लियर? ये बात भी कंफर्म है। इसी तरह अगर एनर्जी ज़्यादा हो, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझें, एनर्जी ज़्यादा हो तो याद रखें एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी का वेव लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इंटेंसिटी का वेव लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होना चाहिए।
इसका मतलब है कि इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तमाम बातों को गौर से दोबारा सुनें। क्लासिकल फिजिक्स इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया था। ग्राफ जो था वो वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान में था। वेवलेंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे है, इंटेंसिटी वाई एक्सिस पे है। राइज इंटेंसिटी है, रन वेवलेंथ है। इंटेंसिटी की जो डिफिनीशन है क्लासिकली वो है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी बराबर है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। E is directly proportional to E and E is inversely proportional to wavelength. इंटेंसिटी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ तो इनवर्स रिलेशन बना। अब अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ, तो जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे बच्चों, वो ग्राफ जो होगा वो ऐसे ड्रा होगा। क्लियर? चूँकि अब हम जानते हैं कि ये जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा वैसे वैसे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कम, इंटेंसिटी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, इंटेंसिटी ज़्यादा। अचानक इस ग्राफ में एक नया मोड़ आया जिससे ये से आ गया है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो इंतहाई ज़्यादा है। क्लियर? इंतहाई ज़्यादा, एरो ऊपर है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो इंतहाई कम है। ओके, ये बात क्लियर है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे रन ज़्यादा है, राइज कम है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे वेवलेंथ कम होना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो आपके पास ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे वेवलेंथ इंतहाई कम हो गया है, एरो को हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, और इंटेंसिटी यहाँ पे इंतहाई ज़्यादा हो गई है। इस रीजन में जहाँ पे वेवलेंथ भी कम है और इंटेंसिटी भी कम है, यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया था। और क्लासिकल फिजिक्स को इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं। इंटेंसिटी और वेवलेंथ जो हैं वो डायरेक्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब इंटेंसिटी और वेवलेंथ इनवर्स तो हो सकते हैं। क्लियर? और वो हमें क्लियर है वेव नेचर से, लेकिन ये डायरेक्ट कैसे? इसके लिए फिर क्या था बच्चे? इसके लिए क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया था। ये क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर था। चलिए अब हम इस ग्राफ को बुक में देखते हैं कि बुक में ये ग्राफ इस तरह है। अब थोड़ा सा हम इसको खैर डिस्कस भी कर लेंगे। इस जगह पे अगर देखा जाए, इस जगह पे वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है इस जगह पे, और इस जगह पे इंटेंसिटी कम है। क्लियर? ये वो जगह है जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है और इंटेंसिटी कम है। क्लियर? ओके, अब ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे वेवलेंथ कम होना स्टार्ट हो गया है और इंटेंसिटी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। ये भी क्लियर है। दिस इज़ आल्सो फाइन। ओके, दिस इज़ आल्सो फाइन। अब ये वो जगह है, ये जो भी मैं ड्रा करने वाला हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे वेवलेंथ भी कम है और इंटेंसिटी भी कम है। क्लियर? तो इस ग्राफ के दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन को मैं ड्रा करता हूँ ग्रीन मार्कर से। ये पोर्शन जो है ये शो करता है कि इंटेंसिटी जो है वो वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। और ये ग्राफ शो करता है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो क्लासिकल फिजिक्स वाज ओके फाइन विद दिस ग्राफ, बट दे वर नॉट फाइन विद दिस ग्राफ, and they didn't understand what was the meaning of direct relation of wavelength with intensity.
But yeah, they were sure, they were quite clear and sure about the inverse relation of intensity with wavelength. और इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए फिर क्लासिकल फिजिक्स ने दो थ्योरीज दिए हैं। क्लियर, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझते हैं कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ आने से पहले हम प्यारी सी साइमुलेशन देखते हैं। नो विंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझते हैं। तो सबसे पहले ये रहा वेवलेंथ। आप इस वेवलेंथ को देखें यहाँ पे, और यहाँ पे ये है स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी और मेगावाट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर। आप इसको इंटेंसिटी ले, इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है। क्लियर, ओके। अच्छा, इंटेंसिटी है। और अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे अब हम इसको समझेंगे कैसे। विंड डिस्प्लेसमेंट ने क्या कहा एक्चुअली। क्लियर, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ मैं समझाता हूँ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है, आप एक चीज़ नोट करें बच्चे, हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर देंगे, यस। क्लियर। और अब ओके, अब हम एक काम करते हैं। ये लाइट बल्ब है जो कि हमारे घरों में यूज़ हो रहा है। अब हम आराम आराम से टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, आपने एक चीज़ नोट करनी है। देखें, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक चीज़ जो हम नोट कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि ये जो पीक पॉइंट है, पीक जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट ये फ़िलहाल रेड रीजन में है। हाईएस्ट पॉइंट रेड रीजन में है। इसका मतलब है कि अगर आप इस टेम्परेचर को चेक करेंगे, इस टेम्परेचर को, चलिए मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लूँगा। ठीक है, हमने पिक्चर ले ली है। टेम्परेचर है 4250 केल्विन। इस टेम्परेचर पे हमने एक चीज़ नोट की, और वो क्या नोट की हमने कि जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम, क्लियर, मैक्सिमम पावर, ओके, मैक्सिमम ग्राफिकल वैल्यू, या एग्जैक्टली, नाउ इट्स वेरी ज़बरदस्त। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 17.80 है। अब मैं थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ। टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो आप एक चीज़ नोट करें कि जो वो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है वो शिफ्ट होता जा रहा है, ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो गया है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, और पिक्चर मैंने ले ली है, दूसरी पिक्चर ले ली है। तो अब मुझे एक चीज़ की समझ आ रही है आराम आराम से कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ का की मैक्सिमम इंटेंसिटी है, पीक पॉइंट है ग्राफ का, वो शिफ्ट होता जा रहा है लोअर वेवलेंथ की तरफ। चलिए, हम इसको यहाँ पे नहीं रोकते हैं, बल्कि हम मज़ीद टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, मज़ीद टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे। हम यहाँ से इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए, ये अब जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट वो बाकायदा शिफ्ट हो चुका है ब्लू रीजन की तरह। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी वो उस रीजन में होगी जिसका वेवलेंथ कम होगा। सर, इसका कंसेप्चुअली क्या मतलब है? कंसेप्चुअली इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी से हर किस्म की वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। लेकिन अब जब हर किस्म की वेवलेंथ को एमिट भी करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, तो कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? तो याद रखें, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चांसेस, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चांसेस स्मॉलर वेवलेंथ के ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर कम होगा तो चांसेस ग्रेटर वेवलेंथ के ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो चांसेस कम वेवलेंथ के ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चांसेस कम वेवलेंथ के होंगे। ज़्यादा आबादी,
कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन की होगी। टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा की होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कम की होगी। इसका मतलब है कि वीन जो कि साइंटिस्ट था उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया बड़े अच्छे तरीके से। आप ज़रा चेक करें, ये रहा कम की तरफ आ रहा है, ज़्यादा की तरफ आ रहा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको ले जाएंगे पावर पॉइंट की तरफ, और ये रहा वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। विद इंक्रीज वही चीज़ें मैं समझाता हूँ। विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ the peak of distribution shifts towards short no with the increase in the wavelength, not the wavelength. This is actually wrong. बुक से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है तो हम यहाँ पे इसको रॉन्ग कर देंगे। ये क्लियर बच्चे, और हम बाकायदा यहाँ पे लिख लेंगे अच्छे बच्चों की तरह, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्लियर? टेम्परेचर माइंड में रखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे माइंड में है। द पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट्स टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे मैंने आपको अभी समझा दिया प्रैक्टिकली। दिस शिफ्ट इज़ फाउंड बाय टू बे वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ if lambda maximum is the wavelength at which the curve peak and T is the absolute temperature. Okay, lambda maximum, जो मैक्सिमम, इसका मतलब ये नहीं है मैक्सिमम, इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन निकलेंगी, मैक्सिमम रेडिएशन कौन सी निकलेंगी, जो मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा निकलेगा, मैक्सिमम रेडिएशन जो निकलेंगी जिनका वेवलेंथ जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब क्या है, ज़रा मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ, आप इस प्यारे से जुमले को गौर से देखें। जितना टेम्परेचर कम होगा तो जो रेडिएशन सबसे ज़्यादा निकलेंगी उनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी उनका वेवलेंथ कम होगा। सर दोबारा बताएं, जितना टेम्परेचर कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा तो जो रेडिएशंस निकलेंगी उनमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ज़्यादा रेडिएशन का वेवलेंथ ज़्यादा होगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो सबसे ज़्यादा रेडिएशंस निकलेंगी उनका वेवलेंथ कम होगा। तो ये रिलेशन जो है ये एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो डेफिनेटली आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मस्ट लगाते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से जो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्चुअली आ जाएगा 0.2898, 2898। 2898 आप ऐसे समझे कि आपकी गाड़ी का नंबर है 2898। क्लियर? और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर केल्विन। दिस इज़ नॉट मिली केल्विन, दिस इज़ मीटर केल्विन। दिस इज़ द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, ये ग्राफ है बच्चे बुक में। पीक जो है वो ग्रेटर वेवलेंथ की तरफ है और यहाँ पे जो पीक है वो स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ है।